बंद कर लूं लकड़ी का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 तो 3 था, तो लेक्चर नंबर 4 में डायमेंशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तुमने कल जो है रोटेशनल क्वांटिटी, रोटेशनल डायनामिक्स तक, ग्रेविटेशन तक डायमेंशंस पढ़ी थी। तो उसके आगे अगला जो आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सॉलिड्स की बात करते हैं। इसमें कुछ क्वांटिटीज सीखने की, समझने की। सॉलिड्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है, मेलेबिलिटी है। ऐसे ही प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को जो नापा जाता है वो कैसे नापा जाता है, 3 अलग अलग तरह की मॉडल्स होती हैं, उनकी मदद से हम इलास्टिसिटी को नापते हैं। तो पहली क्वांटिटी जिससे तुम्हें फैमिलियर होना है वो है स्ट्रेस, STRESS। इसका सिंबल होता है सिग्मा। केमिस्ट्री में यूज करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए। तो स्ट्रेस जो होगा प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, इधर खींचा ऐसे, ये नहीं टूट रहा है। रीजन, अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूँ, मैंने इधर से इसको खींचा, इधर से खींचा, टेंसाइल फोर्स लगाया, ये क्रॉस सेक्शन में कंसिडर करता हूँ, तो इस क्रॉस सेक्शन पर इस फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, और उसके अगेंस्ट यहाँ जिसको काउंटरएक्ट करता है और बैलेंस कर लेता है। जब तक ये बैलेंस रहेगा तब तक तो इसमें एक्सपांशन नहीं होगा। अगर मान लो वो जो लगाया फोर्स वो ज्यादा हो जाता है तो ये खिंच जाएगा, इसमें इलॉन्गेशन हो जाएगा। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है इसको हम बोलते हैं पर यूनिट एरिया। अगर नापा जाए तो स्ट्रेस, अगर तुम डायमेंशन निकालोगे तो देखते ही पता चल रहा है जो प्रेशर की डायमेंशन है वही ml T-2 नीचे से L2 और गया ऊपर, तो ml -1 T-2। स्ट्रेस 3 तरह का होता है। जो लेंथ के अलोंग काम करता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अब ये लॉन्गिट्यूडनल फिर अपने आप में 2 तरह का होता है। कंप्रेसिव, अगर मैं इसको दबा रहा हूं, टेंसाइल, अगर मैं खींच रहा हूं। कंप्रेसिव कहां पर कंसिडर करते हैं हम, जैसे दीवार बन रही है, जो नीचे ईंट लगेगी उस ईंट पर ऊपर की ईंटों का लोड आएगा, तो उस ईंट पर कंप्रेशन का लोड आ रहा है, तो उसको कंप्रेशन में मजबूत होना चाहिए। तो वहां पर हम देखते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेस से फिर आगे जाके एक टर्म बनेगी स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस जो सह सकता है उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। तो वो हम चेक करते हैं मैक्सिमम कितना लोड वो ले सकता है। टेंसाइल की बात करें तो झूला है, झूले में जो रस्सी लगी हुई, स्ट्रिंग लगी हुई है, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, तो उसको टेंशन में मजबूत होना चाहिए, ईंट को कंप्रेशन में मजबूत होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली उसकी टेस्टिंग की जाती है। फिर दूसरी तरह का स्ट्रेस होता है, वो होता है शियर। जैसे तुम कागज को अगर फाड़ते हो, हम बोलते हैं टियर, कई बार शियर भी बोलते हैं, ऐसे फाड़, टेंजेंशियल फोर्स लगा। जस्ट इमेजिन करो एक बहुत मोटी बुक है, इस मोटी किताब पर तुमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया। मोटी किताब का जो क्रॉस सेक्शन है, अभी तक ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, और अगर मैंने इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम, यानी उस एंगल में चेंज हो जाएगा, और उसको बोलते हैं एंगल ऑफ शियर। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया नापा जाता है, और उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। यानी इसके जो टाइप हुए, पहला हुआ शियर स्ट्रेस, इसको दिखाएंगे सिग्मा सबस्क्रिप्ट एस से। डायमेंशन सेम होंगी। दूसरा जो होगा
एक्चुअल में मैंने इसको पैरा लिख दिया, पैरा तो मैं बता चुका था मैं लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल को दूसरे पे लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल along the length। और तीसरा होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जो प्रेशर की तरह काम करता है। उसको तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो प्रैक्टिकल सिचुएशन में, लाइफ सिचुएशन में। स्पंज की एक बॉल है, हम जब बॉल से खेला करते थे तो स्पंज की बॉल जो आती थी, कई बार ऐसी बॉल भी आती थी जो बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी स्पंज की बॉल में, और बहुत लंबे समय तक खेलने के बाद उसमें पोर्स डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे खड्डे उसमें पड़ जाते हैं। इसको अगर पानी में चला दो तुम तो अपने अंदर पूरा पानी सोक कर लेती है, और उसको तुम प्रेस करो, स्क्वीज करो तो पानी सब तरफ से निकलता है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस को समझ सकते हैं। अगर फोर्स लग रहा है नॉर्मली 90 डिग्री एंगल रेडियल डायरेक्शन में, तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर, जैसा हम कह सकते हैं। नोटेशन में हम ये ले लेते हैं कि सिग्मा के नीचे सबस्क्रिप्ट लगाते हैं एन, नॉर्मल स्ट्रेस। इससे मैच करते हुए क्वांटिटी यहाँ पे बनती है स्ट्रेन। जब जब स्ट्रेस लगाया जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में कोई भी चेंज आ रहा है, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता था, पर यहाँ फोर्स की वजह से हो रहा है। लेंथ में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, या उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, स्पंज को स्क्वीज करते हैं हम तो वॉल्यूम उसका चेंज हो जाता है। तो रेस्पेक्टिव 3 तरह की स्ट्रेन बनेंगी। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का जनरल डेफिनेशन अगर हम बोले, इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन से। दिस सिंबल इज कॉल्ड एप्सिलॉन। प्रोनाउंसिएशन क्या है? एप्सिलॉन, EPSILON, ये सिंबल। तो जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, या डिफॉर्मेशन यूनिट डिफॉर्मेशन, अगर सिंपल बोले तो डिफॉर्मेशन यूनिट। तो अपॉन नहीं है, यूनिट डिफॉर्मेशन, ऐसे सिंपल। तो ये 3 तरह का होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बताऊं तो ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल में लेंथ बढ़ जाएगी, अगर खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे तो कम हो जाएगी। ज़्यादातर बढ़ने वाला केस होता है तो हम उसको दिखाते हैं एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट एल। ये होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर डेल्टा एल की डायमेंशन और नीचे एल की डायमेंशन दोनों कैंसिल होकर ये कैसी क्वांटिटी बनी? डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। यूनिटलेस भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। शेयर स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेन, जिसे एंगुलर टर्म्स में हम नापते हैं, एंगल के फॉर्म में मेजर करते हैं, फाई। और हम जानते हैं फाई वैसे क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो चेंज इन शेप को इसमें नापा जाता है। इसके लिए एक्सप्रेशन अगर मैं बनाकर बताऊं तो क्रॉस सेक्शन इस तरह से चेंज हुआ। सपोज शुरू में कैसा था, जैसे किताब वाला एग्जांपल मैंने लेकर बताया, तो शुरू में ऐसा था। टेंजेंशियल फोर्स लगाने की वजह से इसमें चेंज आया। चेंज को जिस तरह से आया कि ये एंगल फाई है, ये चेंज बहुत स्मॉल होता है, तो स्मॉल एंगल्स के लिए tan फाई इक्वल टू फाई होता है, sin फाई इक्वल टू फाई होता है। इसका वेरिफिकेशन तुम ऐसे कर सकते हो कि अगर तुम टेबल में देखो, tan टेबल, तो तुम tan ऑफ 10 डिग्री की वैल्यू निकालो, sin ऑफ 10 डिग्री की वैल्यू निकालो, और 10 डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करो, तुम देखोगे सबकी वैल्यू सेम। अगर ये अमाउंट है यहाँ से यहाँ तक, डेल्टा एल, और जिसकी इनिशियल लेंथ थी वो है एल, तो ये भी डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। इनिशियल लेंथ एक्स थी,
और ये चेंज आया, x कौन सी साइड थी, ये वाली, tan phi निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं shear stress। नॉर्मल स्ट्रेस जब भी लगाएंगे तो डेवलप होगी वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेन, आइदर वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको दिखाएंगे एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट v से, ये होगा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम v। तीनों ही तरह के स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, तीनों तरह के स्ट्रेस की डायमेंशन वही है जो प्रेशर की है। अब रिस्पेक्टिव स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो अगर हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडुलस, ये क्वांटिटी मॉडुलस। मॉडुलस का वैसे मीनिंग होता है कि तुम खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हो। यहाँ पर ये जो मॉडुलस है ये तीन तरह की हो सकती है। पहली होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, यंग साइंटिस्ट का नाम है यंग्स मॉडुलस। यंग के नाम पर दो चीजें तुम पढ़ोगे। यंग ने एक तो डिटरमाइन किया था सर्ल एपरेटस की मदद से स्टील वायर के लिए यंग मॉडुलस निकालते हैं सर्ल एपरेटस की मदद से, वो एक्सपेरिमेंट है यंग के नाम, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें निकालनी होती है यूजिंग सर्लेस एपरेटस, वो 11th में है। दूसरा जो हमें करना है यंग के नाम पर वो है 12th में YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो ऑप्टिक्स में है। इंटरफेरेंस को स्टडी किया था यंग ने और YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था लाइट हैज वेव नेचर, लाइट का नेचर होता है वेव नेचर। इसको हम दिखाते हैं सिंबल Y से या फिर दिखाते हैं कैपिटल E से, एंड सिंपली Y और E इक्वल टू longitudinal stress upon longitudinal strain। तो तुम बता सकते हो डायमेंशन क्या होंगी y की या e की, तो वही जो प्रेशर की है, डायमेंशन आ गई ml -1 t -1। सिमिलरली बाकी दो मॉडुलस जो होंगे उनके डायमेंशन भी सेम होंगे जो प्रेशर की, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो जो स्ट्रेस की यानी जो प्रेशर की है। अगली जो मॉडुलस होती है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस से पहले दूसरे लेते हैं शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, रिजिड होना, रिजिडिटी। अगर कोई चीज हमें खींचने में या कंप्रेस करने में स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हम चेक करेंगे यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी वो जो वायर है जिससे झूला लटकाना है उसके लिए हम वायर को चेक करेंगे। और अगर तुमने चक्की देखी हो, आटा चक्की जिसमें पुली घूमती है, पुली के ऊपर बेल्ट होती है, बेल्ट से आगे घुमाया जाता है मोटर, उसको चक्की को घुमाया जाता है, वहां पर हमें चेक करना होता है वो जो पुली है उसकी शियर मॉडुलस, उसके मटेरियल की, इसमें ट्विस्टिंग एक्शन होगा, शियर में मजबूत होनी चाहिए, तो उसकी हम चेक करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके लिए सिंबल है हमारे पास, कैपिटल G से दिखाते हैं या फिर दिखाते हैं इस सिंबल से, क्या बोलते हैं इसको, ईटा। N बनाओ, उसके नीचे बंदर की पूंछ लगाओ, इट इज कॉल्ड ईटा। इससे दिखाते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो ईटा या G किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। एप्सिलॉन S से दिखा दो या फाई से दिखा दो, इसकी डायमेंशन के प्रेशर के बराबर, स्ट्रेस के बराबर। तीसरी जो मॉडुलस है यंग्स मॉडुलस, तो हम डिफाइन करते हैं सॉलिड्स के लिए, स्पेशली ओनली फॉर सॉलिड्स। लिक्विड्स में यंग मॉडुलस जैसी कोई चीज डिफाइन नहीं की जा सकती, या हम बोले फ्लूइड्स में
व्हाट इज अ फ्लूइड व्हिच कैन फ्लो, जो बह सकता है वो फ्लूइड है, तो लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है, उनके लिए यंग्स मॉडुलस एप्लीकेबल नहीं। शियर मॉडुलस की बात करें अगर, थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स अगर तुम पानी पे लगाओगे तो पानी में एक्सटेंशन मिलेगा, इनफाइनाइट फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, यानी उसकी शियर मॉडुलस जीरो होगी या इन्फिनिटी होगी। फोर्स स्ट्रेस थोड़ा सा, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन बहुत ज्यादा, नीचे वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट, ऊपर वाली क्वांटिटी फाइनाइट, तो क्या बना, जीरो। तो लिक्विड्स के लिए शियर मॉडुलस होती है जीरो। फिर हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस की, थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस इट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। और इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। किस तरह की इलास्टिसिटी, वॉल्यूम में इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी। फिजिक्स में टर्म्स आसान है, रिजिडिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी, सिंपल इलास्टिसिटी। बट व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टी जब बताते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ विच the substance gain its original position after removal of the deforming force। तुम चेयर पर बैठे, चेयर थोड़ी सी नीचे दबी, जब तुम उठे तो वापस अगर उसने ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लिया तो हम बोलेंगे इलास्टिक है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ऐसा छोटी क्लास में तुमने पढ़ा था? लगता नहीं है, ऐसा लगता है रबर ज्यादा इलास्टिक होता है, बट द फैक्ट इज स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। किस बेसिस पे कहते हैं हम? ये हम इस बेसिस पे कहते हैं कि स्टील के लिए अगर हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे देन इट इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस फॉर रबर, इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक है। यानी स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे स्टील में कम स्ट्रेन मिलेगा, पर थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे रबर में बहुत ज्यादा स्ट्रेन मिल जाएगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा होने से इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस की कम होगी। बल्क मॉडुलस ये गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। इसके लिए सिंबल है हमारे पास कैपिटल बी, बल्क से बी, और कैपिटल के, दोनों से दिखाते हैं। कैपिटल बी या कैपिटल के किसके बराबर होगा? ये होगा सिंपली नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तुम देख रहे हो रिस्पेक्टिव स्ट्रेस का रेशियो रिस्पेक्टिव स्ट्रेन के साथ, और उससे बन जाती है मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म समझने की है, अगर मैं तुमसे बोलता हूं किसी सब्सटेंस की बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो उसको कंप्रेस करना आसान होगा या मुश्किल होगा? अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो उसको कंप्रेस करना मुश्किल होगा। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है तो उसको खींचना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, आसानी से नहीं खींचेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर द सेम स्ट्रेन, सेम चेंज। तो ऐसे ही जो बल्क मॉडुलस है किसी लिक्विड के लिए, किसी गैस के लिए डिफाइन होती है, ज्यादा है तो उसको कंप्रेस करना मुश्किल होगा। सीधे सीधे इसका लिंक होता है कंप्रेसिबिलिटी के साथ। एक और क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं एंड इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, represented by symbol C, and C is nothing but it is reciprocal of B। तो अगर तुमसे पूछे कंप्रेसिबिलिटी की डायमेंशन बताओ तो जस्ट उल्टी हो जाएगी, यानी M में लग जाएगा -1, L में +1 और T में लग जाएगा +2, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो ये हुई कुछ इलास्टिक क्वांटिटीज जो तुम पढ़ोगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में। यहीं पे एक टर्म और आती है, सारी टर्म से फैमिलियर हो जाओ तो आगे फैमिलियरिटी लगेगी, जब तुम पढ़ोगे तो बहुत आसान आसान लगेगी चीजें, तुमने आपस में लिंक दी। यहाँ पे एक टर्म आती है पॉइजन्स रेशियो, तो नेक्स्ट लिखोगे पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन के वही स्पेलिंग जहर, फिर साइंटिस्ट का नाम है पॉइजन्स रेशियो, एस डबल आ जाएगा, जहर में एक ऐसा आता है, इसमें दो आ जाएगा। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? एक कंडीशन पे गौर करो,
जस्ट इमेजिन ये वायर है, ये ऊपर छत से लटका हुआ है, मैं इसको नीचे खींचता हूँ तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पर साथ साथ क्या इसके डायमीटर में चेंज आएगा? जवाब है हाँ, वॉल्यूम तो फिक्स है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो इस लेटरल डायरेक्शन को बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन, अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल, परपेंडिकुलर टू द लेंथ लेटरल, ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, आइदर ट्रांसवर्स और लेटरल। तो इस डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है इसमें भी स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। तो अगर हम रेशियो लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का लेटरल स्ट्रेन के साथ, देन इट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो एंड इट इज डायमेंशनलेस। स्ट्रेन वैसे भी डायमेंशनलेस है और दो स्ट्रेन का रेशियो भी डायमेंशनलेस है। पॉइजन्स रेशियो में लिख दोगे डायमेंशनलेस। इसके बाद लिक्विड्स पे चलते हैं, फिर गैस पे चलेंगे। मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड्स में अगर हम बात करें तो लिक्विड्स के लिए हम डिफाइन करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की नॉलेज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तुम कहीं पर कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हो जैसे ग्रीस, ऑयल, तो प्रॉपर विस्कोसिटी का होना चाहिए। जैसे सिलाई मशीन में अगर तुमने ग्रीस लगा दी तो उसको चलाना आसान होने के बजाय मुश्किल हो जाएगा, और अगर तुमने साइकिल के चेन में ग्रीस लगाने के बजाय ऑयलिंग कर दी तो चेन जो है बार बार निकलेगी, उतरेगी और ढीली पड़ जाएगी। तो हर जगह प्रॉपर लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना होता है। इवन सॉलिड लुब्रिकेंट भी हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। हैवी मशीनरी में हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं फॉर लुब्रिकेशन। अब सॉलिड की बात छोड़े, खाली लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एक प्रॉपर्टी है और उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, यानी लेयर्स के बीच लगने वाला इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन वो डिटरमाइन करता है कि विस्कोसिटी कितनी होगी, गाढ़ापन। तो विस्कोसिटी को नापने के लिए हम एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं और उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसकी डायमेंशन को हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन हम निकालें। इसका सिंबल है ईटा, यानी वही n जिसमें बंदर की पूंछ तुमने लगा दी। अब फॉर्मूला कहां से लाएं, कैसे बनेगा? दो फॉर्मूले हैं, या तो रटा हुआ हो तुम्हें F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, क्या है, कहां से आया, अभी डिस्कस करते हैं। नहीं तो हम बात करें, ये जो इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन होता है F, ये प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन होता है क्या सरफेस एरिया इन कांटेक्ट के प्रोपोर्शनल? फ्रिक्शन नहीं होता। फ्लूइड में जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है, फ्रिक्शन नहीं होता। इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो ये है कि तुम BSA SLR बिल्कुल पतले टायर वाली साइकिल चलाओ या तुम हीरो रेंजर मोटे टायर वाली साइकिल चलाओ, जो फ्रिक्शन मिलेगा वो सेम होगा अगर दोनों का मास सेम है। सरफेस एरिया इन कांटेक्ट पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। जो ब्रेकिंग फोर्स तुम लगा रहे हो, जो ब्रेक शू है, वो चाहे बिल्कुल पतला हो टायर पे जो रबड़ कांटेक्ट में आता है, या वो चौड़ा हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करेगा। पर ये फ्लूइड वाला फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो F is proportional to A and it is also proportional to dV by dx. dV by dx. What is dV by dx? जब भी हम ऐसा V बनाते हैं, ऐसा V पर्टिकुलर स्मॉल v इसको कहते हैं, it represents velocity। बड़ा V बनाते हैं पोटेंशियल हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो ये प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल का साइन जब यहाँ से हटता है तो एक तो नेगेटिव साइन आता है क्योंकि अपोजिशन का फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन में नेगेटिव आता है तो माइनस साइन आएगा, एक आएगा ईटा। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा A dV by dx। तो सवाल उठता है dV by dx कैसे फैमिलियरिटी बढ़ाते हैं।
जब हम बोलते हैं dv by dt तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, नीचे टाइम आ गया तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, dA by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। जो आगे की चीज है जो तुमने नहीं पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तक तुम जानते हो, आगे जरूरत भी नहीं है 11th और 12th लेवल पे। अब अगर चेंज ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेडियंट। जैसे टेम्परेचर का डिस्टेंस के साथ चेंज, टेम्परेचर ग्रेडियंट। मेरे पास एक लोहे की रॉड है, मैंने उसका एक सिरा आग में रखा हुआ है, दूसरा सिरा हाथ में पकड़ा हुआ है या बाहर है, इसके हर क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग टेम्परेचर होगा स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट मींस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन हो गया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, अब उसमें चेंज नहीं आ रहा, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन है डिस्टेंस के साथ। गर्मियों के दिन है, छत तप रही है, छत की जो स्लैब है आरसीसी, उसकी मोटाई के हिसाब से अलग अलग लेयर का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो गर्मियों में तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि जो पंखा तुम चला रहे हो, सीलिंग फैन, दिन के 1 बजे के बाद सीलिंग फैन इफेक्टिव नहीं होगा अगर वो छत सीधे ऊपर वाली टॉप फ्लोर की सीलिंग फैन गर्म हवा फेंकेगा, क्योंकि वो गर्मी नीचे तक आ जाएगी लोअर लेयर तक। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है, जब हम डिस्टेंस के साथ किसी चीज का चेंज लेते हैं, जैसे मान लो पानी फर्श पे गिरा, अब पानी बह रहा है, ऊपर की लेयर नीचे की लेयर पर स्लाइड करते हुए जा रही है। अगर मैं बॉटम लेयर से टॉप लेयर तक डिस्टेंस के साथ अलग अलग लेयर को डिस्टिंग्विश करूं, तो जो लेयर अर्थ के कांटेक्ट में वो सबसे धीरे बहेगी, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, उससे ऊपर वाली लेयर उससे तेज, उससे ऊपर वाली और तेज, उससे ऊपर वाली और तेज। अगर मैं एक पाइप को कंसिडर करूं तो पाइप में जो बीच में से पानी जा रहा है वो सबसे तेज बहेगा, किनारों का पानी जो कांटेक्ट में वो धीरे बहेगा। तो क्या सेट हो जाएगा, एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट। तो अगर चेंज लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और वो डिपेंड करेगा इस पे ईटा पर। तो ईटा में इससे भी निकाल सकता हूं, इससे भी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है जैसे कि लोहे का छर्रा, किसमें छोड़ा तुमने ली ट्यूबलाइट जो फ्यूज हो चुकी थी, उसका एक एंड तो लगा रहने दिया, दूसरे एंड को खोल लिया, पंचर किया ट्यूब को, अंदर लंबी सी डंडी कपड़ा लगाकर साफ कर लिया, उसको एकदम क्लियर हो गई, उसमें जो फॉस्फर कोटिंग थी वो हट गई। फॉस्फर कोटिंग क्या होती है, ट्यूबलाइट में जो लाइट निकलती है होती है अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन, हम देख नहीं सकते उसको। ट्यूबलाइट तुम ये मान के चलो जैसा जो ये क्लीनिंग सिस्टम वाटर प्यूरिफायर होते हैं जैसे एक्वागार्ड वगैरह, इसमें जो यूवी लैंप होता है बस वही होती है ट्यूबलाइट। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ट्यूबलाइट में इनर सरफेस पर कोटिंग होती है, उसमें यूवी लैंप में नहीं होती। कोटिंग होती है फॉस्फरस की, जो 3 सब्सटेंस मिलाकर बना जाता है, कैल्शियम टंगस्टेट, जिंक सिलिकेट और कैडमियम बोरेट, इनका मिक्सचर होता है। तो ये जो व्हाइट पाउडर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस पे जब लाइट गिरती है यूवी, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा, वेवलेंथ होती है कम, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो विजिबल रेंज में नहीं होती, हम नहीं देख सकते यूवी। मैं तुमसे पूछूं यूवी का कलर, अल्ट्रावायलेट का कलर, मैं तुमसे पूछूं इंफ्रारेड कौन से रंग की होती है, तुम ऐसा सोच सकते हो, ऐसा लग सकता है तुम्हें रेड, यूवी के लिए तुम बोल सकते हो वायलेट, बट दोनों इनविजिबल रेंज में हम नहीं देख सकते। हमें भ्रम हो जाता है क्योंकि रेड के साथ कुछ, सॉरी इंफ्रारेड के साथ कुछ रेड कलर भी निकलता है, हमें लगता है इंफ्रारेड, जैसे इंफ्रारेड हीटर आता है जो सेक करने के काम आता है, उसमें रेड लाइट भी निकलती है कुछ, और नोट चेक करने वाली जो मशीन होती है उसमें यूवी के साथ कुछ वायलेट लाइट भी निकलती है, तो हमें भ्रम हो जाता है कि हाँ यूवी जो है वायलेट होती है, पर ये इनविजिबल रेंज में। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है कहाँ से कहाँ चले गए हम, क्या बता रहा था मैं तुमको, ये बता रहा था ट्यूबलाइट जो है वो वास्तव में एक यूवी लैंप है। अब वो जो फॉस्फर है वो क्या करेंगे, उस यूवी को एब्जॉर्ब करके दोबारा री रेडिएट करते हैं और वेवलेंथ बढ़ा देते हैं, जिससे वो विजिबल रेंज में आ जाती है और फिर हमें दिखाई देने लगता है। ट्यूबलाइट तुमने साफ कर ली, उसमें भर लिया कोई ऑयल, ऑयल भरने के बाद तुमने उस पर स्केल लेकर मार्किंग लगा ली अलग अलग जगह पर। अब तुम एक तुम्हारे साइकिल में जो लोहे का छर्रा निकला था वो छोड़ते हो, स्टॉप वॉच से टाइम नोट करते हो इसके गिरने का। शुरू में तो ये तेज गिरेगा बिकॉज इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या है, mg डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये कुछ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, उस लिक्विड के वेट के बराबर इस पर
बायंड फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट एफ और अभी इसकी वेलोसिटी शुरू में कम है, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेगा एम जी इज ग्रेटर देन एफ तो नीचे जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है आयरन की, नीचे जाएगा तो जो आसपास के लेयर्स हैं उनके बीच फ्रिक्शन लगेगा और वो फ्रिक्शन वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो एक और डिफरेंस आ गया सॉलिड वाले फ्रिक्शन और फ्लूइड वाले फ्रिक्शन। सॉलिड वाला फ्रिक्शन वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, चाहे ऑब्जेक्ट तेज चले जाए धीरे चले, पर ये फ्लूइड वाला फ्रिक्शन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग। तो जो विस्कस ड्रैग का फोर्स है एफ वी ऊपर की तरफ लगेगा और वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी एफ वी बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एफ वी और एफ बी का सम मिलकर एम जी को बैलेंस कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में नेट फोर्स 0। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो तुम्हें याद आ गया होगा एक एग्जांपल मैंने बारिश की बूंद का दिया था तुमको। तो सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन होती है जब सोडा बॉटल में तुम हिला देते हो और बबल जो है उसमें बनते हैं, बबल नीचे से ऊपर जा रहा होता है, एक तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, अगर हम असम्पशन लगा दें वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसको कंसिडर करें तो शुरू में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, फिर बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। अगर बहुत लंबी बॉटल है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी है ये वीटी। इसकी जो रेडियस है वो है r, इस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा और वो जो विस्कस ड्रैग का फोर्स एफ वी लग रहा है वो ये है एफ। यहाँ से फॉर्मूला एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर। अब तुम ईटा की डायमेंशन इससे निकाल लो, ईटा इक्वल टू बनेगा एफ अपॉन 6 पाई आर वी। एक एक चीज जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ तुम्हारे रजिस्टर में होनी चाहिए, नहीं लिखोगे कुछ प्रैक्टिस नहीं होगी। एफ एम एल टी माइनस 2, 6 पाई इज डायमेंशनलेस, आर एल वी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। सो व्हाट वी गेट, हमें मिला एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। दूसरे फॉर्मूले से अप्रोच लगाते हैं, ईटा इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन डी वी। हमने डायमेंशन रखी है एफ की एम एल टी माइनस 2, नीचे एरिया L2, dx L है, dv की डायमेंशन एल टी माइनस 1। काट पीट कर दी, ये L से L कैंसिल, इस L से एक L कैंसिल, हमें मिला m, ये L ऊपर जाके -1 और t माइनस 1। किसी भी मेथड से तुम निकाल सकते हो, चाहे ये फॉर्मूला चाहे वो फॉर्मूला, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? क्या टाइम है? तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालना सीखा, काफी आज। तुम्हें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए तुम सबसे पहले आज एक एक्सरसाइज करो, तुम्हारी एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी को चैप्टर्स देखो पहले, कौन कौन से चैप्टर्स, फर्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं उनके नाम क्या क्या हैं, सेकंड बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है? चल आगे बात।